Hello everyone, welcome back to all of you again in this channel, and today I am here with a new chapter of class 6 NCERT science, that is the living organisms and their surroundings. आई होप कि आप लोगों ने पुराने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं और उनके मॉक्स भी लगा लिए हैं। तो उसी सीरीज में हम आज ये लास्ट चैप्टर हमारा क्लास 6 NCERT साइंस का कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी जो क्लास 6 है उसकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम साइंस की पेडागोजी एंड देन 7th एंड 8th की NCERT कंप्लीट करेंगे और ये हमारे लिए मोस्ट सफिशिएंट रहेगी CTET पेपर 2 के लिए। आई होप कि आपको क्लियर है। अब हम मूव करते हैं हमारे इस चैप्टर में। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस इन द सीरीज ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग बीइंग को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट कि ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब कितना ही गर्म यानी हाई टेम्परेचर हो वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और कितना ही लो टेम्परेचर हो यानी नेगेटिव हो, ठंड हो, वहाँ पर भी क्या मिलेंगे? ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो इसमें यही दिखाया गया है कि यहाँ पर जो पहेली और भूजो है वो क्या है, एक ट्रिप पे गए थे और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग हैबिटेट देखे यानी अलग अलग एरिया देखा कि वहाँ पर किसी टाइप, कहीं पर किसी प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, कहीं पर किसी टाइप के एनिमल और प्लांट हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने क्या किया, आगे इस चैप्टर को डिफाइन किया है। ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बताया है लिविंग क्रिएचर्स, यानी जो लिविंग बींग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। पीपल हैव इवन फाउंड टीनी ऑर्गेनिजम्स, यानी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर भी मिलेंगे? वॉल्केनोस, यानी कि किसको बोल रहे हैं? जो ज्वालामुखी होती है ना, उसको, जो मैग्मा निकलता है हमारी अर्थ की मेंटल से, उसमें क्या बोलते हैं, यानी उसमें कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव्स, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उनकी सराउंडिंग्स कैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट में कैमल मिलते हैं, माउंटेन पे गोट एंड याक मिलती है। इसकी भी अलग अलग कंडीशन है, वो हम आगे चैप्टर में अंदर रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। हैबिटेट क्या होते हैं? किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हैबिटेट बोलते हैं जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं या फिर लिव करते हैं। यानी जो एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग बीइंग है, प्लांट एंड एनिमल, उनको क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, जैसे कि लैंड के ऊपर रहते हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स, जो जल में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। आई होप कि अब आपको क्लियर है हैबिटेट किसको बोल रहे हैं हम, यानी किसी भी पर्टिकुलर रीजन को हम हैबिटेट बोल रहे हैं। एडेप्टेशन क्या होगी? कुछ फीचर्स होती हैं जिनको किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए अडोप्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्वेटिक हैबिटेट में जाओगे, वहाँ पर जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं उनकी कंडीशन अलग होती हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, यानी हम वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और जो वाटर के प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो लैंड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी अडेप्टेशंस अलग अलग हैं, उनके फीचर्स अलग हैं। तो जो भी मेन फीचर्स उसको किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए इनेबल करे, यानी वो वहाँ पर रह सके, वो क्या हो जाती हैं? उसकी एडेप्टेशंस। In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. Most of them use the air dissolved in water. जो अंदर मतलब water होता है वो कैसा होता है? saline होता है, जो हमारा sea होता है। ठीक है, वहाँ पर तो जो वो वहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो कौन सी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं? जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उसी ऑक्सीजन का वो यूज़ करते हैं। ये बात हम लास्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। डेजर्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हॉट होता है इन द डे टाइम एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है नाइट टाइम में। और इसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैमल होता है उसकी जो लेग्स होती हैं वो लंबी होती हैं, जो उसकी मेन बॉडी को क्या करती हैं? लैंड से डिस्टेंस बना के रखती हैं ताकि उसको दिन में ज़्यादा गर्मी ना लगे और रात में ज़्यादा ठंड ना लगे। The body structure of a camel helps it to survive in desert conditions. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. यानी जो उनकी बॉडी होती है, मैं बता चुकी हूँ आपको, वो जो यूरिन करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम करते हैं, और जो उनका डंग होता है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? सूखा होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर की अमाउंट है वो उनकी बॉडी में कंप्लीटली यूज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज, यानी इनकी क्या है? ये फीचर्स हैं, और उसकी जो फिश होती है उसकी
बॉडी पे क्या होती हैं, स्लिपरी स्केल्स यानी कुछ परतें होती हैं, वो क्या करती हैं, उसको वाटर में मूव करने में हेल्पफुल होती हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यानी जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको इनहेल करने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, वो गिल्स की लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है एडेप्टेशंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको एक बार बुक की लैंग्वेज से आप रीड करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptations। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग एनिमल्स अपनी सराउंडिंग्स को अडॉप्ट करते हैं अलग अलग वे से। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats। अब यहाँ से क्या हो जाते हैं, जो हैबिटेट हैं उनकी टाइप्स स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट हमारी टाइप है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो लैंड के ऊपर रहते हैं प्लांट और एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट्स, grasslands, deserts, coastal and mountain regions। On the other hand, the habitats of plants and animals लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स कौन से होंगे, जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा। पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। There are large variations in forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of world। यानी कि जितने भी अलग अलग एक हैबिटेट के अंदर भी जितने भी अलग अलग जगह हैं उन सब में क्या होती हैं, वेराइटीज़ बिल्कुल होती हैं। आपको भी पता है जो ग्रासलैंड होती हैं वो माउंटेन रीजन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर जो प्लांट होते हैं इवन वो भी अलग टाइप के होते हैं। द लिविंग थिंग्स such as plants and animals in a habitat are its biotic component। Various non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component। अब यहाँ पर बात आती है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट को आप क्या भी बोल सकते हो, लिविंग कंपोनेंट, यानी जो लिविंग बीइंग है वो किस में आते हैं, हमारे बायोटिक में। और एबायोटिक में कौन से आते हैं, नॉन लिविंग। तो अब आपको क्लियर होगा कि बायोटिक में कौन आएगा और एबायोटिक में कौन आएगा। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। और जो बायोटिक है और जो एबायोटिक कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे के बिना एक की भी मतलब सर्वाइव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक्टिविटी दे रखी है, व्हेन द सीड टर्न्ड इनटू ए स्प्राउट इट जर्मिनेटेड। जर्मिनेटेड किसको बोलते हैं हम, जब वो अंकुरित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेटेड फॉर्म। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। ये क्या है, किसी भी नए प्लांट को उगने के लिए उसकी एक स्टार्टिंग है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा है एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। देखो प्लांट्स क्या है, हमारे बायोटिक है यानी लिविंग है, और इनको मतलब ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एबायोटिक कंपोनेंट की। इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दोज एनिमल्स विच कैन नॉट अडोप्ट टू दीज चेंजेस डाई आउट, यानी जो एडेप्टेशन अडोप्ट नहीं कर पाता किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट की तो वो क्या कर जाता है, मर जाता है, यानी वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड ओनली द एडेप्टेड वंस सर्वाइव, यानी जो उसको अडोप्ट कर लेता है वो क्या कर लेता है, सर्वाइव कर जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हम डिफरेंट हैबिटेट्स में वहाँ के एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करेंगे। तो डेजर्ट में किस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो मिलेंगे, विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज़, यानी जो कैमल होता है उसकी लंबी टांगें होती हैं, लेकिन ऐसे एनिमल जो डेजर्ट में भी रहते हैं और उनके पास लंबी टांगें भी नहीं है, तो वो कहाँ मतलब किस तरीके से अपने आप को उस इंटेंस हीट से बचा के रखते हैं और उस इतनी ज़्यादा ठंड से अपने आप को बचा के रखते हैं।
तो वो क्या करते हैं, वो मतलब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में क्या करते हैं, अपने ब्यूरो बना के रखते हैं, यानी वहाँ पर बिल बना के अपने आप को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, यानी सेव करते हैं। To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night. ये क्या कब बाहर आते हैं, जब बिल्कुल रात होती है, यानी जब ठंड होती है वो तब बाहर आते हैं और इंटेंस हीट से अपने आप को सिक्योर करके कहाँ रखते हैं, मतलब ज़मीन के बहुत ज़्यादा अंदर बुरों में। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर इनको क्या दिखा रखे हैं, कुछ बुरोज दिखा रखे हैं, डेजर्ट एनिमल्स। अब प्लांट्स की बात करते हैं हम। डेजर्ट्स लूज वेरी लिटल वाटर। जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल नुकीली होती हैं, कांटे की फॉर्म में होती है। जैसे कैक्टस देखा है ना आपने, तो वो कैसे, मतलब उसकी ऐसी शेप क्यों होती है, ताकि वो कम अमाउंट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कर सके। यानी जो वाटर है वो प्लांट के यूज़ के लिए ही बहुत कम होता है, और ऊपर से अगर उसने ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा कर दी तो फिर वो प्लांट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डेजर्ट प्लांट्स lose very little water through transpiration. The leaves in desert plants are either absent, या तो वो absent होती हैं leaves plants में, very small, और या फिर वो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और they are present in the shape of spines, या फिर वो spines यानी कि कांटे की फॉर्म में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, ताकि क्या हो सके, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है वो जितनी कम हो सके उतना बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। अब आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो तो लीव्स में होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो लीव्स क्या है, एब्सेंट हैं, या फिर मतलब बिल्कुल स्पाइन की फॉर्म में है, तो फिर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इज़ यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है, स्टेम्स में होती है वहाँ पर। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर। वो भी किससे कवर होता है, उनका जो स्टेम होता है वो भी वैक्सी लेयर से, मतलब बहुत मोटी परत से कवर होता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर, जिससे कि वाटर का लॉस ना हो। Most desert plants have roots and go very deep into the soil for absorbing water, यानी बहुत डीप तक उनको जाना पड़ता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्राउंड वाटर से, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न हमारा है माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में जो हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी, यानी जो माउंटेन पे वो बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होता है। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, यानी विंटर्स में कहीं कहीं तो क्या होता है, स्नोफॉल होता है। यहाँ पर आप देखेंगे दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। जो माउंटेन होती हैं वहाँ पर जो ट्रीज होते हैं वो किस शेप में होती हैं, कोन शेप में होती हैं, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, यानी कि जो स्लोपिंग ब्रांच कैसी होती हैं, ताकि उनके ऊपर अगर आइस गिरे भी तो वो क्या हो जाए, मतलब जैसे इस शेप में, ठीक है। अगर यहाँ पर आइस गिरेगी तो वो सीधा फिसल के नीचे आ जाएगी, ट्री के ऊपर नहीं रुकेगी, जिससे कि उसको मतलब कोई भी नुकसान नहीं हो प्लांट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, दिस हेल्प टू रेन वाटर एंड स्नो द स्लाइड ऑफ ईजिली, यानी जो भी वहाँ पर क्या होगी, जो रेन वाटर आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड में है तो उनको और वाटर की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगी, सभी को, मतलब जो नीडल लाइक उनकी ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो क्या करेंगी, उसको मतलब अपने ऊपर रुकने नहीं देंगी, इसका मतलब यही है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम माउंटेन्स पे एनिमल्स कैसे होंगे। अब ठंड इतनी ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होंगे, मतलब जैसे कि गोट एंड याक, इस तरीके के एनिमल मिलेंगे जो वहाँ पर उस क्लाइमेट को अडोप्ट कर पाएँ। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन आर ऑल्सो अडोप्टेड टू द कंडीशंस देयर। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, यानी इनके क्या होते हैं, थिक स्किन होती है, यानी मोटी चर्बी के वहाँ पर क्या होते हैं, पशु होते हैं, और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, यानी याक्स के क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं जो उनको क्या करते हैं, गर्म करके रखते हैं। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो स्नो लेपर्ड होता है, ये इसकी फ़ोटो भी है, तो इसके भी क्या होते हैं, थिक फर होते हैं इसकी बॉडी पे। जो भी ठंडे इलाके में एनिमल रहेगा ना, यानी कोई भी जैसे गोट होगी, उसके भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हैवी बाल होंगे, ताकि वो क्या करें, उसको हीट प्रोड्यूस करते रहें उसकी बॉडी को, ठीक है। इंक्लूडिंग फीट एंड टोज,
मतलब हर जगह वो कवर रहते हैं, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो, यानी जब ये स्नो के ऊपर चलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं जो उसके फीट और टोई हैं। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग hooves for running up the rocky slopes of the mountains। hooves होते हैं यानी जो खुर होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो अच्छे से क्या कर सकें, मतलब माउंटेन्स के ऊपर चल सकें। नेक्स्ट हमारा है ग्रासलैंड। अब तक हमने दो देखा है, यानी एक हमने डेजर्ट का देखा। डेजर्ट में कैमल लंबी टांगे होती हैं ताकि इंटेंस हीट से बच सकें वो दिन में, और रात में क्या हो सके, मतलब ठंड से बच सके। लेकिन वहीं पर हमने देखा स्नैक और रैट जो होते हैं वो ब्यूरो में रहते हैं, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को उस इंटेंस हीट से बचा सके, और वो बाहर कब आते हैं, सिर्फ नाइट टाइम में। उसके बाद प्लांट देखा हमने। प्लांट ऐसे होते हैं या तो उनकी पत्तियां बिल्कुल ही नहीं होती ताकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत कम हो सके, या फिर स्पाइन की फॉर्म में होती हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें स्टेम करता है। उसके बाद हमने देखा माउंटेन रीजन। आपको हर रीजन, हर हैबिटेट की क्या करनी है, सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में डिस्कस करना है। माउंटेन हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि स्नो लियोपार्ड हो गया, याक हो गया, यानी उनकी जो बॉडी होती है वो हैवी, मतलब बाल से कवर रहती है, ठीक है, ताकि उनकी बॉडी को हीट मिलती रहे। और उनके जो होस्ट, जो खुर होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो आइस के ऊपर चल सकें, या फिर मतलब जो भी माउंटेन एरिया है वहाँ पर उनको अच्छे से सर्वाइव करवा सकें। अब हम बात करते हैं थर्ड की, दैट इज़ ग्रासलैंड। ए लॉयन लिव्स इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड एंड इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। जो लॉयन होता है वो क्या करता है, मतलब इतना ज़्यादा, जिसको हम शेर को राजा बोलते हैं ना, ताकि वो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अदर एनिमल को क्या कर सकता है, इजीली किल कर सकता है। लाइक डियर, इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। जो हमारा लॉयन होता है उसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है। और इस, जैसे कि ये शेर है, ये किसको खाएगा, हिरन को खाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म आती है हमारी, प्रेडेटर एंड सेकंड वन इज द प्रे। प्रे बोलते हैं जो शिकारी बनता है, ठीक है, उस जैसे शिकार बनता है, लाइक डियर। डियर यहाँ पर क्या है, प्रे है। और प्रेडेटर कौन कौन सा है, जो करता है शिकार, लाइक लोयन जो है वो प्रेडेटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यही है, इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। यानी जब ये शिकार करता है तो ये क्या होता है, मतलब शिकार के टाइम पे इसकी स्किन का जो कलर है वो इसको हेल्प करता है ताकि ये ग्रास में इजीली क्या कर सके, छुप सके, ठीक है, सूखी घास में आसानी से छुप सके। ए डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। यानी ये दूसरा एनिमल है जो हमारे ग्रासलैंड्स में रहता है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टिथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। यानी इसके जो टिथ होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये अच्छे से चबा सके, किस चीज़ को, जो हार्ड प्लांट का जो स्टेम होता है उस चीज़ को। ए डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। यानी जो प्रेडेटर्स होते हैं उनकी प्रेजेंस को जानने के लिए इसको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे। यानी जो इस डियर को क्या कर सकता है, प्रे बना सकता है, यानी जो शिकार कर सकता है इसका, इससे उस चीज़ से अवेयर रहने के लिए क्या करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। यानी ये भाग सके अच्छे से, यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होनी चाहिए, या फिर इसके जो जो हियरिंग पावर है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई शिकारी आए, यानी जब भी कोई प्रेडेटर आए तो ये क्या कर सके, अपने आप को उस चीज़ से, अपना मतलब शिकार करवाने से बचा सके अपने आप को, ठीक है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडेटर्स। देखा, यानी इसकी क्या होती है, जो हियरिंग पावर है वो ज़्यादा होती है। टिथ मजबूत होते हैं ताकि वो अच्छे से प्लांट्स के जो स्टेम है उसको क्या कर सके, च्यू कर सके, यानी चबा सके। सेकंड, हियरिंग पावर, ताकि ये अपने आप को प्रेडेटर से क्या कर सके, सिक्योर कर सके। और उसके बाद द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। यानी ये हर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, देख सकता है, ताकि ये अपने आप को किसी भी आने वाले खतरे से बचा सके। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। यानी जो प्रेडेटर्स होते हैं, यानी जो शिकारी, जो शिकार करने वाले पशु होते हैं लाइक लॉयन, उससे अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो इसकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक हुई, फर्स्ट, इसके जो दांत होते हैं, जो टिथ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड, इसकी जो आइज़ होती हैं, यानी ये चारों तरफ देख सकता है ताकि ये अवेयर रह सके। थर्ड, इसकी जो हियरिंग पावर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी शार्प। फोर्थ, इसकी क्या है, जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है, ताकि ये अपने आप को भगा सके, मतलब प्रेडेटर से बचा सके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी जो पानी में रहते हैं जैसे ओशन। सी एनिमल्स लाइक स्क्विड एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव द स्ट्रीमलाइन शेप, यानी कि बेसिकली हमने देखा है जो पानी में रहते हैं जैसे फिश हो गया, ठीक है, उसकी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उसको मूवमेंट करवाने में वाटर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सी एनिमल्स होते हैं लाइक स्क्विड और ऑक्टोपस, उनकी क्या नहीं होती, जो स्ट्रीमलाइन शेप है यानी जो बॉडी होती है वो उनको उस शेप में फॉर्म नहीं की हुई होती जिससे उसको मूवमेंट करने में आसानी मिले। दे स्टे डीपर इन द ओशियन, अब ये वाटर में नहीं रहते या वहाँ पे अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक सॉरी व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्ड स्ट्रीमलाइंड, जब ये वाटर में मूव करते हैं तब ये अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, मतलब स्ट्रीमलाइंड शेप में फॉर्म कर लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills, यानी उनके पास क्या नहीं होता, गिल्स नहीं होते जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर सके, इनहेल कर सके, इसीलिए वो क्या करते हैं, ब्रीथ करने के लिए बाहर आते हैं। They breathe in air through nostrils or blowholes that are located on the upper part of their head. This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. यानी जब ये बाहर आती है ना, जब हमें दिखाई देती हैं लैंड से, तो वो क्या करने आती हैं, वो वहाँ पर मतलब ब्रीथ करने आते हैं, ठीक है। और उनकी जो नोस्ट्रिल होती हैं वो कहाँ होती है, उनके हेड पे होती हैं, ताकि वो थोड़ा सा ऊपर, मतलब सिर्फ थोड़ा सा क्या कर सके, अपने नोस्ट्रिल को बाहर निकाल के एयर ब्रीथ कर सके और क्या कर सके, दोबारा से डिप कर जाती हैं वो। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग, वो जब तक पानी में रहती हैं तब तक विदाउट ब्रीदिंग ही रहती हैं, यानी वो अंदर उसके पास गिल्स तो है नहीं कि वो वहाँ से उस डिजोल्व ऑक्सीजन को इनहेल कर सके। जैसे ही मतलब टाइम ओवर हो जाता है, यानी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो अगेन क्या करती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं, यानी कि जो अपर सरफेस जिसको टॉप लेवल बोलते हैं वाटर का, तो वो वहाँ पर आके यानी अपने हेड को ऊपर निकाल के क्या कर लेती हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू इनहेल कर लेती हैं। उसके बाद कहाँ है, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीद इन एयर, ठीक है, तो वो बाहर क्यों आती हैं, एयर इनहेल करने के लिए यानी ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स एंड लेक्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर हमें पढ़ना है, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। यानी जो aquatic plants की रूट होती है उनका क्या मेन काम होता है कि वो उस प्लांट को अच्छे से सिर्फ होल्ड कर पाएँ, ठीक है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो स्टेम होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, खाली होते हैं यानी खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। द स्टेम्स grow up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of the water। अब ये क्या कह रहा है कि जो स्टेम होता है वो ग्रो करता है कहाँ तक, टू द सरफेस ऑफ द वाटर, और जो उसकी लीव्स और फ्लावर हैं वो क्या करती हैं, ऊपर तैरती रहती है, यानी उस पत्तियों और फ्लावर के नीचे जो होता है वो सारा क्या होता है, स्टेम होता है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट, यानी जो फ्रॉग होता है उसका जो मेन हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक होता है यानी पॉन्ड होता है, लेकिन आपको पता है जो फ्रॉग है वो लैंड में भी लैंड के ऊपर भी रह सकता है और वो अंदर मतलब वाटर में भी रह सकता है, ठीक है। फ्रॉग्स यूजुअली हैव ponds as their habitat। Frogs can stay both inside the pond water as well as move on land। They have strong back legs that help them in leaping and catching their prey। यानी छलांग लगाने के लिए और अपने प्रे को कैच करने के लिए इनके पास क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेग होती हैं पीछे वाली। They have webbed feet which help them swim in water। इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, यानी जो अलग अलग मेम्ब्रेन की शेप में होते हैं ना, उस टाइप के इसके पैर होते हैं जो इसको क्या करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। अब किसको आप बोलोगे कि ये चीज़ लिविंग बींग हो और ये चीज़ नॉन लिविंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग बींग की जो उनको डिफर करती हैं नॉन लिविंग बींग से, जो कि हम आगे अभी इसी पॉइंट में क्या करेंगे, रीड करेंगे। उससे पहले आपको एक बुक देखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट नॉनसेंस। एक बुक है जो रिटन मतलब लिखी गई है एडवर्ड लियर ने, ठीक है। एडवर्ड लियर ने एक बुक लिखी है दैट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। और ये जो पहली एक ये बुक सी ले रखी है इसने, ये इसी के अंदर की लाइन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं
कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें लिविंग को नॉन लिविंग से। लिविंग क्या करते हैं, मतलब उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है ताकि वो जिंदा रह सकें, ठीक है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, यानी ग्रो करने के लिए जो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कौन देता है, फूड देता है। Organisms also need this energy for other life processes that go on inside them, ठीक है। यानी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। डू ऑल लिविंग बींग्स शो ग्रोथ, क्या सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं, यानी वो ग्रो करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो हर एक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जबकि नॉन लिविंग बींग ग्रो नहीं करते। यहाँ से आप स्टेजेस देखेंगे, अलग अलग स्टेजेस हैं बेबी की। डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, बिल्कुल करते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, यानी जो ब्रीदिंग होता है वो रेस्पिरेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप 7th क्लास में रीड करेंगे, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जानकारी के लिए। जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, हमारी सेल करती हैं, जिसके थ्रू हमारे क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनती हैं, ठीक है। यानी जिसके थ्रू हम एनर्जी लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो क्या करती हैं, जो सेल करती हैं वो रेस्पिरेशन होता है। और जो हम एक्सटर्नल यानी फिजिकली वे से जो नोस्ट्रिल के थ्रू करते हैं वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अर्थवॉर्म ब्रीद थ्रू देयर स्किन, फिश हैव गिल्स। अब जो अर्थवॉर्म होता है वो कैसे ब्रीद करता है, स्किन से करता है, और जो फिश होती है वो अपने गिल से ब्रीद करती है, उसी के थ्रू वो क्या करती है, अपनी ऑक्सीजन ले लेती है जो वाटर में डिसॉल्व होती है। इस बात को हम पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स, यानी जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, अब हम भी तो एक्सचेंज ही करते हैं ना अपनी नोस्ट्रिल की हेल्प से, कि ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्सचेंज ही हुआ है गैसेस का, क्योंकि अंदर जो मेन फंक्शन है इसका ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो तो हमारी सेल कर रही है बॉडी की, और वो क्या होता है, वो ब्रीदिंग ना होकर वो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो जो ये गैसेस का एक्सचेंज है वो प्लांट में कौन करता है, लीव्स करती है। लीव्स में कहाँ से, स्टोमेटा से, यानी जो होल्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दे, यानी फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी और आपके सामने कोई स्वीट्स ला के रख दे, तो वो स्वीट्स क्या होंगी आपके लिए, स्टिमुलाई का काम करेंगी, ठीक है। यानी स्टिमुलस है वो आपके लिए, जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर रहा है, कि आपको ऑलरेडी भूख लगी हुई थी, अब आप उनको क्या करोगे, मतलब खाने के लिए मजबूर, आप उनको खा लोगे, तो वो क्या है, आपका स्टिमुलस है। अब वही अगर हम स्वीट्स किसी निर्जीव चीज़ के साथ रख देते हैं, यानी किसी चेयर के टेबल के सामने रख देते हैं, तो क्या उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसकी तरफ, स्टिमुलाई की तरफ, जबकि जो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। सो यहाँ पर यही दे रखा है, जो changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli, ठीक है। Plants like mimosa, commonly known as touch me not, leaves close or fold when some touches them, यानी एक छुई मुई का प्लांट आपने देखा है, जो उसको टच करते हैं ना तो वो अपनी पत्तियां बंद कर लेता है, ठीक है। यानी टच मी नोट क्या है, ये एक प्लांट है, बिल्कुल एज इट इज़ फ्रेज आपको मिल सकती है एग्जाम में, कि टच मी नोट क्या है, हमारा जो प्लांट है उसका कौन सा नाम है, मिमोसा। किसके लिए जाना जाता है ये, टच मी नोट का, यानी जिसको हम बोलते हैं छुई मुई, मतलब ऐसा ही कुछ नाम होता है हिंदी में। उसके बाद हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब वो बेशक प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम ऑलरेडी मतलब एक सेपरेट टॉपिक के रूप में भी पढ़ेंगे 7th क्लास में। द प्रोसेस ऑफ गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट, यानी जो हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी मिलनी होती है हम उसको एब्जॉर्ब करके जो बचा हुआ मटेरियल है, जो वेस्टेज है बॉडी में, उसका गेट रिड यानी बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल्स डू नॉट प्रोड्यूस इन प्लांट्स एज वेस्ट। अब प्लांट्स भी क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल और कुछ जहरीले मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एज ए वेस्ट।
Some plants find it possible to store the waste products within their part in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste product secretion. यानी कि कुछ प्लांट तो क्या करते हैं, उन पॉइजन यानी उन हार्मफुल मटेरियल्स को बाहर निकाल देते हैं, यानी अपनी जो स्टेम होता है उसकी बाहर की परत पे आप देखोगे कि अलग, जैसे कि गूंद भी होता है ना एक तरीके का, जो मतलब वाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है, और उस पर अलग अलग चीज़ें मतलब स्टेम के ऊपर वो क्या करते हैं, उस चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट क्या करते हैं, उसको अंदर ही रख लेते हैं और कुछ प्लांट उस चीज़ को बाहर कर देते हैं एज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन। अब जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो नॉन लिविंग बींग नहीं करते हैं, जबकि जो लिविंग बींग होते हैं वो करते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, यानी अपने जैसे अलग, मतलब हम बोल सकते हैं कि अपने सेम वंश को यानी सेम प्रजाति को मल्टीपल करने की प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी अपने ही तरीके की कुछ अलग प्रजाति। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन, यानी जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का वो अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग में अलग होता है, यानी एनिमल्स में अलग होता है, जबकि प्लांट्स में किससे, पॉलिनेशन की प्रोसेस से होता है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स, सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ एग्स के थ्रू करते हैं और कुछ क्या करते हैं, जो यंग वंस यानी कि बेबी पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गया। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। जैसे मेहंदी और रोज का प्लांट होता है, अगर आप उसकी एक फ्लावर की कटिंग करके भी कहीं पे लगा देते हो ना तो वो पूरा प्लांट हो जाता है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस वो भी रिप्रोडक्शन है हमारा। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसके हैं रोज और मेहंदी। रिप्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। तो वही बात है जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव, अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव कर सकती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव नहीं कर पा रही हैं। तो दोनों में डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइनल कंक्लूजन इज व्हाट देन इज लाइफ, यानी लाइफ आखिर है क्या, लाइफ क्या है। लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि जो लाइफ है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर है। देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ व्हीट, यानी कि जब हम गेहूं का मतलब कहीं पर भी आप गेहूं को स्टोर करके रखते हो और जब उस स्टोर्ड गेहूं के अंदर आप हाथ डालते हो तो वहां पर आपको लगेगा कि यहाँ पे मतलब हीट है। तो वो हीट कहाँ से आ रही है, इवन जो सीड है यानी जो गेहूं है वो क्या कर रहा है, मतलब सांस ले रहा है, ब्रीदिंग के थ्रू क्या कर रहा है वहां पर, इसीलिए वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। द सीड रेस्पायर एंड इज दैट प्रोसेस गिवन आउट सम हीट। ठीक है, जब वो सीड जो व्हीट होता है वो क्या करता है, जब रेस्पायर करता है यानी सांस लेता है, इसका मतलब वो लिविंग है और इसीलिए क्या करते हैं वो मतलब थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाती है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं हम कीवर्ड्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हर चैप्टर का। एडेप्टेशन क्या होती है, कुछ कंडीशन होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव करने के लायक होते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट कौन सा होता है, जो वाटर में प्लांट और एनिमल सर्वाइव करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग बींग होते हैं। एक्सक्रीशन होता है गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ग्रोथ क्या होती है, यानी किसी भी चीज़ का ग्रो करना, वही क्या होती है, उसकी ग्रोथ होती है। हैबिटेट कोई भी सराउंडिंग होती है जहाँ एक पर्टिकुलर रीजन में प्लांट और एनिमल लिव करते हैं। ठीक है, लिविंग क्या होती है, यानी कि जो चीज़ें रेस्पायर करती हैं, जो चीज़ें रिप्रोडक्शन करती हैं, जो चीज़ें ग्रो करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग बींग्स। रिप्रोडक्शन क्या होती है, अपनी खुद की प्रजाति का यानी उसी काइंड का क्या करते हैं, मतलब यंग वंस को पैदा करना क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब सांस लेना तो ब्रीदिंग होता है जो हम नोस्ट्रिल के थ्रू करते हैं। रेस्पिरेशन होता है हमारी सेल करती है। ठीक है, उसके बाद है स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई ऐसी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर कर दें, दैट इज स्टिमुलस। उसके बाद बात करते हैं हम समरी की। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ पर भी कोई प्लांट और एनिमल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। नेक्स्ट हमारा है सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स which enable a plant or an animal to live in a particular habitat
इज कॉल्ड एडेप्टेशन। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन और टर्म्स जो आपको किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हैबिटेट में रहने के लिए एनेबल करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ की एडेप्टेशन। देर आर मैनी टाइप ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल। ऑन द लैंड को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, एंड एक्वेटिक जो वाटर में होती है। देर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में अलग अलग प्रजातियाँ रह सकती हैं। उसके बाद है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट, यानी जो लिविंग बींग है उसमें कौन आ गया, प्लांट, एनिमल और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। Rocks, soil, air, water, light and temperature are some of the abiotic components of our surroundings. Living things have certain common characteristics. For example, they need food, they respire and excrete, respond to their environment, reproduce, grow and show movement. So this is all about the chapter 9. और इसी के साथ हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपने सारे चैप्टर्स किए हैं, और अगर नहीं किए हैं और आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से एक एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो एक नींव का काम करती है क्लास 6, जिसमें हम मतलब एक बेसिक कंसेप्ट, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट थे जो कि हमें नहीं पता था, और हमें मतलब जैसे ही हमने रीड किया तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है, हर बुक को अच्छे से रीड करना है। अभी 6th क्लास की बुक को आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीटेट पेडागोजी करेंगे और उसके बाद हम क्लास 7th को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसी के साथ मॉक भी लगाते रहना और अपना रिवीजन भी करते रहना। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और यस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर।